दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका पिछली वीडियो में हमने कुलिंद वंश के प्राचीन कुलिंदों के बारे में पढ़ा था। तो उस पहली वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आपने वह वीडियो देखी तो यह वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। तो बिना रुके हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर फैलाएं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिया गया है वह आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की वीडियो बिना रुके हुए शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने जब पिछली वीडियो में पढ़ा था तो उसमें ऐतिहासिक काल को हमने उत्तराखंड में कुलिंद वंश से शुरू किया और उस कुलिंद वंश को भी हमने 3 काल क्रमों में विभाजित किया था। देखिए, उत्तराखंड की प्रथम राजनैतिक शक्ति हम जिसे कहते हैं वह है कुलिंद राजवंश या कुलिंद वंश। तो हमने पिछली वीडियो में प्राचीन कुलिंदों के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियो पढ़ के अपने सभी कन्फ्यूजन को क्लियर कर लिया होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यवर्ती कुलिंदों के बारे में। देखिए, प्राचीन कुलिंदों का जो समय था वह 1000 BCE से लेकर के 600 BCE के बीच उनका कार्यकाल चलता है, जबकि मध्यवर्ती कुलिंदों का काल चलता है 500 BCE से 200 BCE के मध्य। और जो अगली वीडियो हमारे होने वाली है वह होगी उत्तरवर्ती कुलिंदों के बारे में। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यवर्ती कुलिंदों के बारे में। तो मध्यवर्ती कुलिंदों का जो समय माना गया है 500 से लेकर 200 BCE के मध्य माना गया है। 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व। देखिए, इनका जो काल माना गया है वह तो हम 500 से लेकर 200 मान रहे हैं, लेकिन यदि हम देखें तो हमारा जो प्राचीन कुलिंद था वह 600 BCE तक रहता है। तो 600 से 500 के बीच में क्या था? तो 600 के 500 के बीच में होता क्या है कि इस बीच में मध्यवर्ती कुलिंदों का कोई गतिविधि नहीं मिलती है, या हम यह कह सकते हैं कि इस बीच में 100 सालों की कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हम इस बीच की किसी भी जानकारी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मध्यवर्ती कुलिंदों का काल विभाजन करते हैं। अब इस मध्यवर्ती कुलिंदों के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, यह महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी पहले हमें प्राप्त होती है वह होती है पाणिनि के द्वारा विरचित अष्टाध्यायी पुस्तक से। यह अष्टाध्यायी एक संस्कृत का व्याकरण पुस्तक था, जिसमें इन्होंने उत्तराखंड सहित भारत के महत्वपूर्ण स्थानों का वर्णन दिया था। और पाणिनि ने इस अपने अष्टाध्यायी पुस्तक में उत्तराखंड को 2 अंगों में विभाजित किया था। यानी उन्होंने बताया कि उत्तराखंड उस काल में 2 गणसंघ के रूप में विभाजित था। एक को कहा उन्होंने त्रिगण गणसंघ और दूसरे को कहा कुलिंद गणसंघ। और जो ये कुलिंद गणसंघ था यही हमारे उत्तराखंड के अंदर स्थित था। यानी इन्होंने इस प्रकार से त्रिगण और कुलिंद गणसंघ जो बताया है, इनमें से कुलिंद गणसंघ की राजधानी उन्होंने कलकूट बताई, या हम जिसे कालकूट भी कहते हैं, या हम इसे युगंधर भी कहते हैं, या युगशैल भी कहते हैं, या हम इसे कालसी भी वर्तमान में कहते हैं। और यह स्थान है वर्तमान देहरादून जनपद के भाबर क्षेत्र में। अब विशेष जानकारी क्या है कि अष्टाध्यायी के अनुसार उन्होंने कुछ क्षेत्रों का और वर्णन किया, और इसमें कहा कि एक जो जनपद था वह था रंकू, और दूसरा जनपद था कतरी, फिर था उसीनगर, युगंधर, कुलून आदि। एक का नाम था भारद्वाज। अब इस प्रकार से रंकू क्षेत्र अलकनंदा क्षेत्र को कहा गया, और कतरी अल्मोड़ा क्षेत्र को, उसीनगर कहा गया हरिद्वार क्षेत्र को, युगंधर ये भी कलकूट के ही आसपास यमुना नदी घाटी के क्षेत्र को कहा गया, और कुलून कहा गया सतलज और टोंस नदी के मध्य का क्षेत्र को। अब उन्होंने इस प्रकार से 2 गणसंघों में बांटा। तो 2 गणसंघ जो थे, उत्तराखंड वाला जो गणसंघ था उसे कुलिंद गणसंघ कहा गया, जिसमें कि कुलिंद जाति का निवास था और कुलिंद जाति के लोग यहाँ शासन करते थे। उत्तराखंड में मध्यवर्ती कुलिंदों के समय में उत्तराखंड जनपदों में विभाजित हो जाता है। जैसे हमने पिछली महाजनपद वाली वीडियो सीरीज में देखा था कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में से उत्तराखंड में भी कुछ जनपद थे, महाजनपद तो नहीं थे, लेकिन उनकी छोटी शाखाएं जनपद थी। और उन जनपदों में से ये अलग अलग जनपदों में विभाजित हो गया था। और इन जनपदों के होने का कारण जो बताया गया है, देखो, मानव सभ्यता ने जब
लोहा जैसी धातु का उपयोग करना शुरू किया तो उन्होंने उपकरणों और औजारों का आविष्कार करना शुरू किया। अब इस समय में हुआ क्या कि जो क्षत्रिय लोग होते थे उन्होंने इन उपकरणों और औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे क्षत्रिय लोगों की शक्ति में अपार वृद्धि होगी और क्षत्रिय लोगों ने शासन करना शुरू किया। और उस कारण से जो अन्य जाति के लोग थे उनका दमन शुरू हो गया और उन्होंने शासन करना शुरू किया, राजा बनना शुरू किया। और जैसे जैसे वो राजा बने तो उन्होंने अपने छोटे छोटे जनपद स्थापित किए, जो जनपद की हमें मध्यवर्ती कुलिंद काल में देखने को मिल जाते हैं। और आपको यह वीडियो कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। अष्टाध्यायी की पाणिनि में इन्हीं जनपदों का वर्णन किया जाता है और जिनकी राजधानी कलकूट बताई जाती है यानी कालिसी बताई जाती है। एक इम्पोर्टेंट नोट आप यहाँ से लेकर के चलें कि भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में यह समय यानी जो मध्यवर्ती कुलिंद काल का जो समय है यह महाजनपद काल के समकालीन था। जो 16 महाजनपद थे उन महाजनपदों में भारत में जो शासन चलता था उन्हीं के समकालीन यहाँ पर कुलिंद लोगों का निवास था या कुलिंद लोगों का आधिपत्य होता था। अब आगे इनके बारे में कुछ और जानकारियाँ पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड के मध्य हिमालयी क्षेत्रों में कौन कौन से जनपद थे, इन जनपदों के बारे में हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर भी हम रिपीट करते हैं। तो मध्यवर्ती कुलिंद काल में उत्तराखंड के कुछ प्रमुख जनपद थे जिनमें पहला प्रमुख था कलकूट और कलकूट कुलिंदों की उस काल की राजधानी भी रही थी और यह था यमुना नदी घाटी क्षेत्र में और वर्तमान में इसे कालिसी नाम से जानते हैं और कालिसी में वर्तमान अशोक के शिलालेख मिलते हैं। और दूसरा था कुलुन जिसे कि सतलज और टोंस नदियों के मध्य का क्षेत्र माना गया है। तीसरा था युगंधर यानी इसे काशिका भी कहते थे, यह भी यमुना तटवर्ती क्षेत्र में ही था यानी यह भी कलकूट के आसपास का ही क्षेत्र था। अगला था कतरी जिसे कि अल्मोड़ा कहा गया है यानी वर्तमान में कत्यूर क्षेत्र हम कहते हैं। अगला था रंकू यानी रंका भाषी प्रदेश, यहाँ के लोग रंका भाषा बोलते थे और यह प्रदेश था अलकनंदा तथा पिंडर घाटी क्षेत्र। जबकि एक था उशीनगर, इसे कनखल हरिद्वार क्षेत्र को कहा गया है और एक था भारद्वाज और भारद्वाज और गोत्र सिंह, तो यह भारद्वाज जो है गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था। इस प्रकार से भारत के महाजनपद काल के दौरान उत्तराखंड में जो जनपद थे यह जनपद मध्यवर्ती कुलिंद काल में थे जिनका कि समय कितना था 500 BCE से लेकर के 200 BCE। आई होप कि आपको यह कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मध्यवर्ती कुलिंदों के पश्चात उत्तराखंड में कुछ राज्यों का निर्माण होता है यानी जो छोटे छोटे हमारे पास जनपद थे उन जनपदों से विस्तृत राज्य बन जाते हैं। और वह राज्य कौन कौन से थे, जैसे कुलिंदों ने मध्यवर्ती कुलिंदों ने शासन किया और उसी के कुछ वर्षों के पश्चात उत्तराखंड के जो जनपद थे वह बड़े राज्यों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे एक था पहला महत्वपूर्ण राज्य, उसका नाम था शत्रुघ्न राज्य। अब यह शत्रुघ्न राज्य कहाँ था, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यह उत्तरकाशी में लोकेट किया गया है यानी इस राज्य के पूर्व में गंगा नदी बहती थी जो कि उत्तरकाशी से बहती है और भागीरथी नदी बहती है जो देवप्रयाग में आकर के गंगा बन जाती है। और इस क्षेत्र के उत्तर में ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, तो उत्तरकाशी में यहाँ पर ऊंचे ऊंचे महान हिमालय की पर्वत श्रेणी है और यमुना नदी शत्रुघ्न राज्य से होकर गुजरती थी और यहीं से कालिंदी पर्वत से निकल करके यमुना नदी यहीं इस शत्रुघ्न राज्य यानी उत्तरकाशी से बह करके यहाँ देहरादून कालिसी में आ जाती है। इसका मतलब हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो शत्रुघ्न राज्य था वह उत्तरकाशी में स्थित था। दूसरा एक राज्य बनता है, उसका नाम था ब्रह्मपुर राज्य और ब्रह्मपुर राज्य में एक समय में पौरवों का शासन चलता था और यह कहाँ पर था, इसे हम हरिद्वार में लोकेट कर सकते हैं। जो जानकारियां इसके बारे में बताई गई है उस आधार पर लगता है कि यह हरिद्वार का राज्य था। देखिए यह राज्य गंगा के पश्चिम में करनाली नदी यानी हरियाणा तक फैला हुआ था यानी इस हरिद्वार के पश्चिम क्षेत्र में हरियाणा की सीमा लगती है तो यहाँ तक फैला हुआ था जिसकी उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत था यानी इसकी उत्तरी सीमा पर
वर्तमान में भी हिमालय पर्वत ही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मपुर राज्य उस काल में हरिद्वार में था। एक तीसरा जो महत्वपूर्ण राज्य निर्माण होता है उसका नाम होता है गोविषाण राज्य। अब यह गोविषाण वर्तमान में काशीपुर को कहा जाता है, यानी काशीपुर का जो प्राचीन नाम था वह भी गोविषाण था। तो यह राज्य ब्रह्मपुर के दक्षिण में स्थित था। जो ये ब्रह्मपुर था हरिद्वार में, इसके लगभग दक्षिण क्षेत्र में स्थित था। प्रॉपरली दक्षिण तो नहीं कह सकते, लेकिन दक्षिण पूर्व में स्थित था। वर्तमान काशीपुर क्षेत्र, यह क्षेत्र उस काल में काशीपुर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के रामपुर एवं पीलीभीत जनपदों में भी फैला हुआ था, जबकि इसके पश्चिम में रामगंगा नदी से लेकर के पूर्व में शारदा यानी काली नदी तक इसका विस्तार फैला हुआ था। और जो काली नदी वर्तमान में नेपाल और भारत की सीमा भी बनाती है, और इसका एक दूसरा नाम शारदा नदी भी है, आप इसे भी याद रखेंगे। तो इन राज्यों का निर्माण होता है मध्यवर्ती कुलिंदों के पश्चात। जब ये कुलिंद छोटे छोटे जनपद बना करके रहते हैं और इनकी जब राजनीतिक शक्ति बढ़ जाती है तो ये बड़े राज्यों के रूप में संगठित हो जाते हैं। और हम आज देखते हैं कि ये प्राचीन जो राज्य थे वह है कहाँ थे और किस स्थिति में थे। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ से आगे देखो। अब मध्यवर्ती कुलिंदों के बारे में एक विश्व के महान चित्रकार और महान भूगोलवेता हुए हैं जिनका नाम था टॉलमी। इनका पूरा नाम क्लाडियस टॉलमी था और ये ग्रीक के निवासी थे। तो विश्व के महान चित्रकार टॉलमी यूरोप में स्थित ग्रीक देश के निवासी थे और ये एक खगोल शास्त्री था। खगोल शास्त्री का मतलब पूरे ब्रह्मांड के खगोल का ज्ञान रखने वाले। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था भारत का भूगोल। और यह भारत का भूगोल उन्होंने दूसरी ईसवी पूर्व में लिखा, यानी 2nd BCE में लिखा। और इन्होंने भारत के बारे में कौन सी जानकारी दी, तो इन्होंने बताया कि व्यास नदी, गंगा नदी और यमुना नदी के ऊपरी हिस्से में कुलिंद जाति निवास करती थी। यानी इनके समय में जब इन्होंने भारत का भूगोल पुस्तक लिखी तब इन्होंने जिक्र किया कि उत्तराखंड में कुलिंद जाति निवास करती थी, जो कि उस समय व्यास नदी, गंगा नदी और यमुना नदी के ऊपरी हिस्से में निवास करती थी। यानी इनके अनुसार भी उत्तराखंड में कुलिंद जाति निवास करती थी। साथ ही साथ टॉलमी महोदय ने अपने चित्र में एक विशेष दृश्य को भी दर्शाया। तो वह भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या दर्शाते हैं कि टॉलमी ने ही सबसे पहले बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी को अपने मानचित्र में दिखाया था। साथ ही उन्होंने हिमालय पर्वत और उससे निकलने वाली गंगा एवं उसकी सहायक नदियों को भी दर्शाया था। देखिए, विश्व के मानचित्र में सबसे पहले गंगा नदी और हिमालय पर्वत और बंगाल की खाड़ी को दर्शाने वाले भी टॉलमी महोदय ही हैं और उनके द्वारा इस प्रकार से चित्र बनाया गया था। यह हम कह सकते हैं कि विश्व के सबसे महान और सबसे प्रथम चित्रकार भी टॉलमी महोदय को भी कहा जाता है। इसीलिए टॉलमी ने उत्तराखंड में कुलिंद जाति के निवास की भी पुष्टि की थी। यह भी जानकारी मिलती है मध्यवर्ती कुलिंदों के शासनकाल के दौरान की। अब यह मध्यवर्ती कुलिंदों के बारे में पहले हमने अष्टाध्यायी में पढ़ा, उसके बाद हमें जानकारी मिलती है टॉलमी महोदय के भारत का भूगोल पुस्तक के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, इनसे संबंधित कुछ जानकारियां और हैं। तो विश्व के महान राजनैतिक गुरु जिनको कि कौटिल्य या चाणक्य कहा जाता था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। वह इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में भी इन्होंने उत्तराखंड में कुलिंद जाति के होने का प्रमाण दिया है। देखिए, इन्होंने उत्तराखंड में कुछ जनपदों का वर्णन किया। उन जनपदों का नाम बताया उन्होंने कि कुलूत, जिसे कि हम कलकूट भी कह सकते हैं, दूसरा बताया औदुंबर, तीसरा बताया कुलिंद, चौथा बताया योधे और अर्जुनायन। इस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड के कुछ जनपदों का वर्णन भी दिया। और चाणक्य ने इन जनपदों में से कुलूट, औदुंबर और कुलिंद, ये जो 3 जनपद बताए, इनको त्रिकोणीय संघ भी कहा है। यानी 3 प्रकार के ऐसे संघ थे जो महत्वपूर्ण जनपद थे।
इन्हीं 3 जनपदों का शासन सर्वोपरि था जब इन्होंने चाणक्य नीति की रचना की या अर्थशास्त्र की रचना की थी। देखिए, चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जिन्होंने भारत का सबसे बड़ा सम्राट बनाया था वही चाणक्य थे। और इनके दौरान भारत में एक शिक्षा का केंद्र होता था जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो आप कमेंट करके बताएं कि वह शिक्षा का केंद्र कौन सा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी मध्यवर्ती कुलिंदों से संबंधित और मिलती है, वह मिलती है कालिसी के अभिलेख से। देखिए, कालिसी का अभिलेख मौर्यकालीन था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी मौर्यकालीन का प्रथम राजा था और चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले उनके गुरु का नाम था चाणक्य। यानी मौर्य काल को स्थापित करने का श्रेय जाता है चाणक्य को। और चाणक्य ने अपनी पुस्तक में कुलिंदों का भी वर्णन किया है। और साथ ही साथ कालिसी का जो हमें अभिलेख मिलता है यह भी मौर्यकालीन ही है। तो कालिसी का अभिलेख वर्तमान में देहरादून जनपद में है और यह अशोक का शिलालेख था। और अशोक की यह जो देहरादून कालिसी क्षेत्र है यह इनकी उत्तरी सीमा थी जो कि वर्तमान में यमुना, टोंस तथा अमलावा नदी के संगम पर स्थित है। और यदि हम करेक्ट कहें तो अमलावा तथा यमुना के संगम पर स्थित यह कालिसी वर्तमान में है। और इस कालिसी के कुछ प्राचीन नाम भी थे जैसे खतलिका, कलकूट, युगसैल या शुद्ध नगर। इस प्रकार से भी इसके प्राचीन नाम थे। देखो, इस कालिसी के अभिलेख को स्थानीय लोग चित्रशिला के नाम से पुकारते हैं। यानी स्थानीय नाम इस कालिसी शिलालेख का चित्रशिला है। और यह अशोक ने 257 ईसा पूर्व में लिखवाया था। और इस कालिसी के अभिलेख की जो खोज की गई यह वर्तमान इतिहास में 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने किया। और इस अभिलेख की भाषा बताई गई है पाली भाषा और इसकी लिपि बताई गई है ब्राह्मी लिपि। अब इन्होंने इस क्षेत्र को, यानी जो यहाँ का ये कालिसी क्षेत्र था, इस क्षेत्र को अपरांत शब्द से संबोधित किया। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पुलिंद शब्द से संबोधित किया। यानी यहाँ पर उस काल में रहने वाले जो लोग थे उन्हें पुलिंद कहा। और पुलिंद से हम अनुमान लगा सकते हैं ये कुलिंद कहना चाहते थे, लेकिन इनकी भाषा में कुछ अंतर आने के कारण इन्होंने पुलिंद शब्द का प्रयोग कर दिया। और इसमें इन्होंने यहाँ स्थानीय लोगों के लिए कुछ अपील की थी और कहा था कि राज्य के हर स्थान पर मनुष्य व पशुओं हेतु चिकित्सा व्यवस्था की गई है। और हिंसा त्याग कर अहिंसा अपनाने की भी बात इन्होंने अपने अभिलेख में की थी। इस आधार पर हमें ज्ञात होता है कि उत्तराखंड में मध्यवर्ती काल में कुलिंदों का शासन किस प्रकार से था और कुलिंदों ने किस किस प्रकार से कहां कहां अपने जनपदों की स्थापना की थी और उन जनपदों में शासन किया था। और इन चीज़ों का वर्णन हमें अशोक के शिलालेख से प्राप्त हुआ और साथ ही साथ हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है, टॉलमी के भारत का भूगोल पुस्तक से जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही साथ हमें जानकारी प्राप्त होती है अष्टाध्यायी, पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी से जानकारी प्राप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और इस वीडियो के माध्यम से आप उत्तराखंड के कुलिंद जाति के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर पाएंगे। तो उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति का मध्यवर्ती काल भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको यह वीडियो कैसे लगी इसमें एक कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से हमें अगली वीडियो बनाने के लिए नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।